Good morning, dear students. Today we are going to start our first video from chapter number 1 of Geography, संसाधन एवं विकास। ये जो हमारा पहला चैप्टर है भूगोल का 10th क्लास का, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एज ए रिवीजन चैप्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन वो सभी वस्तुएं जो हमारे पास उपलब्ध हैं और जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन जो है वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, किसी भी तरह की वस्तु हो सकती है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है। ठीक है, ये अगर हम बात करें सिंपल डेफिनेशन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे या पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है उसको हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे। तो ये हम एक चीज़ एक डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल कह सकते हैं इसको। ये इसकी तरफ देखें, पहले एक जगह देखो भौतिक पर्यावरण है। ठीक है, भौतिक पर्यावरण का यूज़ करता है मनुष्य, फिर प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि अलग अलग तरह की संस्थाएं बनाता है। कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। यानी कि मानव अगर नहीं होता तो ये जो भी वस्तुएं हमारी आज अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं ये हमारे क्या काम की थी। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये वस्तुएं जो है हमारे किसी काम की नहीं थी। देखिए, तो संसाधन के का वर्गीकरण किया गया है। पहले दो मुख्य प्रकार हैं इसके संसाधन को, प्राकृतिक और मानवीय। दो तरह के संसाधनों के रूप में बांटा गया है। पहले हम प्राकृतिक की बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधन की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें आगे दो प्रकार जो है या दो तरह के संसाधन पाए जाते हैं। पहला नवीकरण योग्य, दूसरा है अनवीकरण योग्य। अब पहले नवीकरण योग्य के बारे में देख लेते हैं। नवीकरण यानी कि वे सभी संसाधन जिनको हम नया बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, वो नवीकरण योग्य संसाधन है। दूसरा है अनवीकरणीय, जिनको हम जल्दी से या फिर कितना ही टाइम यूज़ करके भी हम उसको नया नहीं बना सकते, वो अनवीकरण योग्य है। तो नवीकरण योग्य आगे देखें दो तरह से है, सतत अथवा प्रवाह। सतत या प्रवाह यानी कि हमेशा चलने वाले जो संसाधन हैं वो सतत या प्रवाह के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सतत और प्रवाह के अंदर जैसे पवन है और जल है, ये दो तरह के संसाधन हो गए। ठीक है, दूसरा है जैव संसाधन। जैव के अंदर प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जीवन है जिसके अंदर, वो हमारा एक तो हो गया प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा हमारा हो गया वन्य जीव। तो ये संसाधन हमारे जैव के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद हम मानवीय संसाधन की बात करते हैं, अनवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जो है उसको दो प्रकार से बांटा गया है। देखो, पहला अनवीकरणीय का पुनः चक्रीय यानी कि जिनका रिसाइकल हम कर सकते हैं, जैसे कि धातु, जो भी हमारी मेटल हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है अचक्रीय या फिर जीवाश्म टाइप जो ईंधन होते हैं ना, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, कोयला कुछ भी है, उनको हम इतनी जल्दी नहीं बना सकते, इतनी जल्दी पैदा नहीं कर सकते, इसलिए इनको अचक्रीय कहा जाता है या अनवीकरणीय कहा जाता है। और इसके अंदर हम जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे हम मानवीय जो संसाधन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मानवीय संसाधन को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला है सूचनाएं एवं संस्थाएं। मानव जो है अगर उसके पास सूचनाएं नहीं है, संस्थाएं नहीं हैं, कोई बिल्डिंग जिसे काम करने के लिए, उसको सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए ऐसी अवेलेबल नहीं है, तो वो जो मानव है वो भी संसाधन नहीं बन सकता। उसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि आप स्कूल में एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षा प्राप्त करते हो, ठीक है, आपको सूचनाएं दी जाती हैं, संरचनाएं बनाई जाती हैं, संस्थाएं बनाई जाती हैं। दूसरा देखेंगे हम मात्रा एवं गुणवत्ता, यानी कि जो मानव संसाधन हैं उनकी मात्रा भी हमारे पास अच्छी अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे प्राकृतिक
ये अन्य जो संसाधन है उनका इस्तेमाल कर सकें, प्रयोग कर सकें। आपके अंदर वो गुणवत्ता, क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मान लो कि आपको एक इंजीनियर की तरह काम करना है, तो इंजीनियर की जो नॉलेज है, जो गुण होने चाहिए वो आपके अंदर हों, तभी आप काम कर सकते हो, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर पाओगे। देखिए आगे, तो इसी पेज के अंदर देखते हैं हम संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया। देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया, जैव और अजैव। जैव मतलब जिसमें जीवन होता है, अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं होता। दूसरा हम देखते हैं समाप्यता के आधार पर, यानी कि खत्म होने के आधार पर। एक तो नवीकरण योग्य है, जो नवीकरण योग्य है वो तो सीधी सी बात है कि कभी खत्म नहीं होंगे, और दूसरा अनवीकरण योग्य है, जो अनवीकरण योग्य हैं वो खत्म हो जाएंगे कभी ना कभी, ठीक है। और अनवीकरण योग्य में भी दो प्रकार आते हैं, एक तो आता है आपका पुनर्चक्रीय और एक आता है आपका बिना जो पुनर्चक्रीय वाले हैं, रिसाइकल नहीं हो सकते या अनवीकरणीय कह सकते हो उसको। आगे देखते हैं तीसरा जो है स्वामित्व के आधार पर अलग अलग जो 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत होता है, यानी कि आपके लिए, आपके पास खुद का घर, ज़मीन, एक किसान के पास जो बैल, कुछ भी मतलब चीज़ें हैं वो व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक की बात करें, जो पार्क, तालाब, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, जो ये चीज़ें हैं ये पब्लिक कह लो या इसको कम्युनिटी कह लो, कम्युनिटी के संसाधन हैं। राष्ट्रीय की बात करें, एक देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर जो भी संसाधन मिलेंगे वो उसके खुद के संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जो किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, ठीक है, उसके ऊपर अधिकार होता है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आगे देखिए, तो लास्ट वाला इसमें विकास के स्तर पे आधार है। विकास कितना हुआ है? संभावी, जिसकी संभावना है। विकसित, जो हम विकसित कर चुके हैं। भंडार और संचित। भंडार मतलब कहीं पे हमें भंडार मिले हैं, और संचित का मतलब क्या है? जिसको हमने संजो के रखा है, संरक्षण करके रखा है, ठीक है। ये इतना ही था इसमें। आगे देखते हैं संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास जो है मनुष्य ने अच्छी तरीके से किया है, लेकिन अब उस टाइम में हम जी रहे हैं, मनुष्य उस टाइम में जी रहा है जब वो संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा अंधाधुंध कह लो, आंखें बंद करके उसका प्रयोग कर रहा है। उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी। देखिए क्या है, गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास इतने संसाधन हैं जो हर किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इतने संसाधन नहीं हैं जो किसी के लालच को पूरा कर सकें, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास होता जा रहा है। एक व्यक्ति के पास 200, 300, 400 रूम्स का फ्लैट है, उसका घर है, विला है, फ्लैट, कुछ भी कह लो आप, वो है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग रह सकते हैं। तो वो क्या है? उसका लालच, उसकी ग्रीड है। तो लालच को उसको पूरा करने के लिए वो बहुत सारे संसाधनों को अपने अंडर एज ए इंडिविजुअल कह लो, व्यक्तिगत तौर पे वो इस्तेमाल कर रहा है, जो कि सही नहीं है। दूसरा देखो, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है, तो उससे क्या हुआ, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। कुछ लोगों के पास तो इतनी धन दौलत ये है कि वो अपनी हर एक इच्छा जो है उसको पूरी कर सकते हैं। उनको अपने खाना भी बच रहा है, उनके जो एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों का भी, अलग अलग चीज़ों का वो एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, बहुत फालतू इस्तेमाल कर रहे हैं, जो करना नहीं चाहिए। और कुछ व्यक्ति बहुत गरीब हैं जिनके पास ये कह सकते हैं कि 2 टाइम खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, भोजन नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। लास्ट में देखते हैं इसके अंदर संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हुए। इन्वायरमेंटल जो डिसऑर्डर कह लो, डिस्टर्बेंस कह लो, वो बनी आ रही है। भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है, ठीक है। ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, अवक्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि भूमि का भी ह्रास हो रहा है भाई। तो भूमि का भी ह्रास, पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो दिक्कत बहुत आएगी। देखिए आगे देखते हैं, चलिए नीचे देखते हैं एक बार। तो मानव जीवन, उसके अंदर गुणवत्ता भी रखनी है, शांति भी बनाए रखनी है, सभी के अंदर न्याय संगत बंटवारा हो। न्याय संगत का मतलब क्या है कि जैसे हम आपस में कुछ भी चीज़ें बांटते हैं बराबर हिस्से में, तो वैसे ही
संसाधनों का भी बंटवारा अगर हम करें उस देश के अंदर, उस देश के संसाधनों को सभी व्यक्तियों में एक तरफ से कहें कि बराबर हिस्सों में बांटें तो उसका अच्छे से प्रयोग हम कर सकते हैं। हमारे जो भविष्य है, हमारा जो पृथ्वी है वो भविष्य में खतरे में नहीं पड़ेगी, हमारे सतत विकास होता रहेगा। सतत विकास के बारे में बात करें, देखो सतत पोषणीय विकास क्या होता है, यानी कि संसाधनों का इस तरह प्रयोग करना जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे और जो हमारी जो पीढ़ियां हैं आगे आने वाली वो भी संसाधन का, वो भी पर्यावरण का भरपूर उपयोग कर पाएँ, उनको जो भी आवश्यकता पड़े उनके लिए वो चीज़ या वस्तु, वो संसाधन कम ना रहे, उसी को बोलते हैं हम सतत पोषणीय विकास। यानी कि विकास जो है वो लगातार चलता रहे, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें। देखो पृथ्वी का पहला सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर हुआ था, जो जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, यानी कि अलग अलग देशों के अध्यक्ष जो है इसके अंदर भाग लेने पहुंचे थे और उन्होंने जैविक विविधता और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके ऊपर एक घोषणा पत्र पर साइन किए, ठीक है। यानी कि वन सिद्धांत बनाए, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए, उनके ऊपर सहमति जताई और सतत विकास के लिए एजेंडा 21 यानी कि एजेंडा 21 जो था वो निर्धारित किया कि 21वीं सदी के अंदर हम क्या करेंगे भाई, हम अपने देश के अंदर वो सब चीज़ें देंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा ना रहे, उसके पास सोने के लिए जगह हो और जो हमारे संसाधन है वो लंबे समय तक प्रयोग होते रहे। ऐसी हम कोशिश करते रहेंगे आने वाले टाइम। देखो एजेंडा 21 क्या होता है, जस्ट मिनट, सॉरी एक ऐड आ गई थी बीच में, डिस्टर्ब हो गया। तो एजेंडा 21 क्या है हमारा, देखो एक मिनट, ये है हमारा एजेंडा 21। यानी कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के ऊपर एक विकास सम्मेलन किया गया, उसमें ये फैसला लिया गया कि 21वीं शताब्दी तक, ठीक है, कोई भी देश ऐसा ना रहे जिसमें समान हित ना हो, पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो, ठीक है। उन सब का हमने ध्यान रखना है, पर्यावरण की क्षति नहीं होने देनी, गरीबी और रोगों से निपटना है, चाहे उसके लिए मिलजुल कर ही क्यों ना निपटना पड़े। तो ऐसी जो है शपथ कह लो, ऐसी जो तैयारी जो कह लो, वो एजेंडा 21 के तहत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम संसाधन नियोजन, यानी कि रिसोर्सेज प्लानिंग करनी ज़रूरी होती है, संसाधनों का नियोजन करना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता है कि सभी जगह पर्याप्त तो संसाधन उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे, एक देश के भी बहुत सारे ऐसे हिस्से आपको मिल जाएंगे जहाँ पे संसाधन है ही नहीं। अगर हम बात करें अपने स्टेट हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, ना कोई मेटल है ना कुछ नहीं, बहुत सारे संसाधन नहीं है। हमारे पास सिर्फ कृषि कह लो, ठीक है, एक ही ऐसा संसाधन है जिसके ऊपर हम प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ठीक है। तो विभिन्न तरह की जो धातुएं हैं या और चीज़ें हैं, उनकी अगर हम ज़रूरत पड़े तो हमें दूसरी जगहों पे से मंगवानी पड़ेगी, यानी कि आत्मनिर्भर नहीं है भाई। देखो अब बहुत सारी जगह हरियाणा की बात करें तो ये जो हमारे धातु हैं या कुछ भी है, संसाधन की कमी है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 2-3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे विभिन्न तरह के जो खनिज हैं, कोयले वगैरह के भंडार जो है प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। लेकिन अगर देखें तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं आज भी वो गरीबी के शिकार है। इतनी अच्छी वहाँ पे ये कह सकते हैं कि उनका विकास नहीं हुआ। दूसरे तरीके में पंजाब, हरियाणा के जो स्टेट हैं, राज्य हैं, इनको हम देखें तो यहाँ पे कोई ऐसा मतलब खनिज या संसाधन अच्छे रूप में नहीं पाया जाता। सिर्फ एक कृषि ही ऐसा संसाधन है जो यहाँ पे मोस्टली जो है अच्छे से हम उसकी प्रगति कर पाए हैं, उसको डेवलप कर पाए हैं। तो फिर भी यहाँ पे जो लोगों का जीवन स्तर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है अगर इन राज्यों के मुकाबले हम देखें तो ऐसे ही अगर हम सभी स्टेट के लिए देखें कि अलग अलग उदाहरण एग्जाम्पल लेंगे तो सभी जगह कहीं किसी न किसी जो खनिज है या संसाधन है उसकी कमी पाई गई है। तो इसीलिए संसाधन नियोजन की हमें ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्सेज प्लानिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है, ताकि जहाँ पे जिन वस्तुओं की, जिन संसाधनों की, जिन चीज़ों की कमी है वो वहाँ पे अवेलेबल करवाई जा सके, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे वाले पार्ट्स जो है इससे रिलेटेड वो आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को, किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, ना छोड़ें, कंटिन्यू रखें, ताकि
जो चैप्टर हमने किए हैं, डिस्कस किए थे क्लासेस के अंदर भी, उसी को हम अच्छे से रिवाइज़ कर पाए और आपके जो यूटीज़ होंगे जुलाई में, उनकी रिवीजन भी आपकी साथ साथ चलती रहे। कोई भी डाउट हो ऐप के ऊपर आप मैसेज वगैरह डाल सकते हैं, तो या उसके लिए हम अलग से डाउट क्लास रखेंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।